हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो अगर कहा जाए बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर, तो ये 1758 से लेके 1772 तक रहे हैं। और पहले जो बंगाल के गवर्नर बने थे वो बने थे रॉबर्ट क्लाइव। और इनका कालक्रम कहा जाए तो 1758 से लेके 1760 तक रहा, यानी प्लासी के युद्ध में भी थे। और इसके बाद 1765 में 1767 तक रहते, यानी कि बक्सर के युद्ध में आते हैं और इलाहाबाद की संधि करते हैं। इसके बाद अगर कहा जाए तो बंगाल का जो गवर्नर था, अब ये गवर्नर जनरल हो जाता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, यानी पोस्ट का नाम बदल गया, गवर्नर जनरल। तो ये 1772 से लेके 1833 तक रहा है। और इसमें जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनका नाम वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और ये 1772 से लेके 1785 तक रहे हैं। इसके बाद अगर बात हम लोग करें कि भारत के गवर्नर जनरल, तो ये 1833 से लेके 1857 तक रहे हैं, यानी कि सिपाही विद्रोह में भी ये रहे हैं। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल का नाम था विलियम बेंटिक। और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब इसी में देखते हैं कि अब प्रथम ब्रिटिश वायसराय, यानी कि जो गवर्नर जनरल था, अब ये पोस्ट बदल के क्या हो जाता है, वायसराय बन जाता है। तो प्रथम ब्रिटिश वायसराय जो कि 1858 से लेके 1947 तक इसका कालक्रम रहा है। और प्रथम बने थे लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसके बाद कहा जाए तो जब हमारा देश यानी भारत देश जब आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखें, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन कौन बने थे। तो अगर हम लोग फर्स्ट का बात करें तो ये बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और लास्ट में यानी कि अंतिम बने थे, अंतिम कह सकते हैं या इसमें हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम, ठीक है। ये तो ब्रिटिश बना था। अब प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल बना था वो बने थे सी राजगोपालचारी, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय बने थे। इसके बाद हम लोग जानेंगे दस्तक प्रणाली के बारे में कि ये दस्तक प्रणाली क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था, और कैसे इसी दस्तक प्रणाली से हमारा जो भारत था धीरे धीरे और ज़्यादा ब्रिटिशों के हाथ में चलते चला गया। तो अगर हम लोग दस्तक प्रणाली का बात करें, ठीक है, तो कहा जा सकता है कि भारत में 1717 में, ठीक है, 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हमारे मुगल बादशाह थे
फर्रुखसियर, ठीक है। तो फर्रुखसियर से ही ब्रिटिशों को क्या मिला था, दस्तक प्रणाली का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इतिहासकारों के अनुसार हम कह सकते हैं, इतिहासकारों के अनुसार यानी इतिहासकार का कहना है कि ये जो दस्तक प्रणाली है इनके लिए, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश के लिए नील का पत्थर साबित हुआ, नील का पत्थर सिद्ध हुआ। यानी कि पूरे तरीके से पावर किनके हाथ में आ रहा था, ब्रिटिश के हाथ में। इसके बाद देखते हैं कि ये जो दस्तक प्रणाली है, ठीक है, तो यह क्या है, ये भी कह सकते हैं क्या है। तो कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का व्यापार का परमिट है, व्यापार का परमिट है, ठीक है, जिसमें आप मुक्त व्यापार कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मुक्त व्यापार कर सकते हो। इसी बीच में क्या होता है कि जो फर्रुखसियर रहते हैं इनको एक अजीबोगरीब बीमारी पकड़ी हो रहती है, असाध्य बीमारी, जिनसे ये ग्रसित थे और जिसे ब्रिटिश डॉक्टर, ठीक है, जिसे ब्रिटिश डॉक्टर रहते हैं जो इस बीमारी को ठीक कर देते हैं, जिनका नाम रहता है डॉक्टर हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन। इन्होंने ठीक किया और साथ ही साथ व्यापार में विस्तार करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश शिष्टमंडल से, ब्रिटिश शिष्टमंडल से, ठीक है, एक ब्रिटिश अधिकारी होते हैं जॉन सुरमन, जॉन सुरमन की अध्यक्षता में, जॉन सुरमन की अध्यक्षता में, ठीक है, ये भारत आते हैं और व्यापार को विस्तार करने की अनुमति प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसी बीच में देखते हैं कि यह जो दस्तक प्रणाली है, दस्तक प्रणाली, ठीक है, तो दस्तक प्रणाली को भारत में, दस्तक प्रणाली को भारत में ब्रिटिश व्यापार का, ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि फर्रुखसियर ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इन्हें क्या कर दी थी कि आप जाइए फ्री में, मतलब कि आप बिजनेस कर सकते हो, बस साल में आपको 3000 रुपये देने होंगे। जब ऐसा हुआ तो इन्हीं को कहते हैं मैग्ना कार्टा यानी दस्तक प्रणाली, ठीक है। और इसी बीच में देखिएगा कि यह जो दस्तक प्रणाली है, ठीक है, तो फर्रुखसियर ने 3 राज्यों के लिए, कितने राज्यों के लिए, 3 राज्यों के लिए फरमान जारी किया था, 3 राज्यों के लिए फरमान जारी किए थे कि आप फ्री में वहाँ पे क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। जिसमें पहला नंबर पे था बंगाल, जो कि बिहार, उड़ीसा सब इसी के अंदर था। सेकंड नंबर पे आता है हैदराबाद, हैदराबाद, और तीसरे नंबर पे आता है गुजरात, ठीक है, गुजरात। इसमें क्या होता है कि हैदराबाद और गुजरात कुछ समय के बाद ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बंगाल में हमेशा चल रहा था। और इसमें मुगल बादशाह जो थे 3000, ठीक है, 3000 वार्षिक रूप अदा करते थे, 3000 वार्षिक रूप से ये अदा करते थे। यानी स्टार्टिंग में तो 3000 रुपये दिए, फिर उसके बाद में वो बंद कर दिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अब डेनिस आते हैं, ठीक है, अब ब्रिटिश ये हो गया, अब कौन आएंगे, डेनिस आएंगे। तो डेनिस ने कैसे भारत पे अपना अधिकार किया और कैसे ब्रिटिश डेनिस को भगाता है। तो अगर हम लोग बात करें डेनिस का, ठीक है, डेनिस जिसे हम लोग डेन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यह जो डेनिस है, ठीक है, तो ये कहाँ से आए थे, तो ये डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क से आए, ठीक है, डेनमार्क से आए थे। यानी कि इसी को हम डेनिस कहें या फिर डेन कहें, तो डेनिस या डेन जो है भारत में कहाँ से आए थे, डेनमार्क से आए थे। और भारत में आने वाली सभी यूरोपीय कंपनियों में अगर कहा जाए तो डेनिस सबसे कमज़ोर कंपनी थी, सबसे कमज़ोर कंपनी
थी। और ये भारत में कब आए थे? तो भारत में 1616 में आए थे। ठीक है, और इनका पहला कारखाना अगर बोला जाए, ठीक है, अगर इनका पहला कारखाने के बारे में हम लोग बात करें तो ये ट्रैंकोबार में है। कहाँ है? ट्रैंकोबार में कह सकते हैं कि 1620 में ट्रैंकोबार जो कि कहाँ है? तमिलनाडु। यहाँ पे इनका पहला कारखाना बना। ठीक है, और इनका दूसरा कारखाना कहा जाए तो 1676 में, ठीक है, सेरामपुर में बना था, जो कि बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में। अब इसमें क्या होता है कि फ्रांसीस और ब्रिटिश जो थे, ठीक है, यानी कि फ्रांसीस और ब्रिटिश, ठीक है, ये दोनों जो थे इनसे डेनिस से क्या करते थे? प्रतिस्पर्धा रखते थे, यानी कि डेनिस के ये दोनों दुश्मन थे। इसी के बीच में क्या हुआ कि फ्रांसीस और ब्रिटिश से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा न करने के कारण इन्हें अपने समस्त भारतीय, ठीक है, यानी कि डेनिस जो थे तो फ्रांसीस और ब्रिटिश से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते थे। नहीं रखने के कारण क्या होता है कि 1845 से 1853 के बीच जितने भी डेनिस के भारत में, यानी भारतीय व्यापार के जितने भी कारखाने थे, ठीक है, सब ब्रिटिशों को बेचने पड़ते हैं। ब्रिटिशों को बेच दिया। ठीक है, और इसके बाद जब बेच देते हैं तो बेचने के बाद जो डेनिस होते हैं ये 1868 में अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप भी क्या करते हैं? ब्रिटिशों को बेच देते हैं। ठीक है, द्वीप समूह जो होता है ये भी किसको बेच देता है? तो ये भी ब्रिटिश को ही बेच दिया जाता है। कौन बेचते हैं? तो डेनिस। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो डेनिस का कोई ज़्यादा कालक्रम नहीं रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ब्रिटिश के बाद एक और पावरफुल कंपनी आती है जिसका नाम है फ्रांसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रांसिस होते हैं तो ये फ्रांस से आए थे। फ्रांस से आए, कब आए? तो 1664 में। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो भारत में ब्रिटिशों की मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थी? तो फ्रांसिस ही थी। ठीक है, मुख्य प्रतिद्वंदी थी। इसके बाद देखें तो प्रथम फ्रांसिस जो नागरिक आया था भारत, ये आया था फ्रांसिस कैरो। कब आया? तो 1667 में। इसके बाद उसमें फ्रांस के शासक थे, फ्रांसिस शासक लुई 14वें। ठीक है, लुई 14वें उस समय के शासक थे। और फ्रांसिस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 में बनाया गया कॉलबट के द्वारा, जो एक मुख्यमंत्री होते हैं, कॉलबट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसके बाद और हम लोग बात करें तो फ्रांसिस जो था एक सरकारी कंपनी था। क्या था? एक सरकारी कंपनी।
एक सरकारी कंपनी है, ठीक है, जिसमें राज्य का विशेषाधिकार था, राज्य का विशेषाधिकार था, साथ ही वित्तीय संसाधन भी थे। क्या थे? वित्तीय संसाधन। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फ्रांसिस का जो प्रथम कारखाना बना, प्रथम कारखाना, तो ये 1668 में बनता है। कहाँ? सूरत में, जो कि गुजरात में है। इसके बाद दूसरा कारखाना बनाते हैं, ये दूसरा कारखाना तो 1669 में बनाते हैं। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। इसके बाद इसी के बीच में क्या होता है कि 1672 के आसपास, ठीक है, सैंथोमी का युद्ध होता है। सैंथोमी का युद्ध होता है और इसी में क्या होता है कि डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को हराया था, ठीक है, और सैंथोमी को प्राप्त किया था। सैंथोमी को प्राप्त किया, ठीक है, किसने? तो डेला हे ने। इसके बाद अगर बात करें तो 1673 में ही